नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम शुरुआत करेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, भारत में मोटापा बढ़ते जा रहा है। इस समस्या के ऊपर इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है। इसका हम सोशल एंगल देखेंगे, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे पॉलिसी के हिसाब से हम क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि मोटापे की समस्या को हम भारत से मिटा सकें। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो भारत में पिछले 20 साल से हेल्थ से जुड़े अलग अलग पहलुओं में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। मतलब पहले हम कहते थे कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एकदम दुबले पतले हैं, मरीज टाइप, खाने को उनको नहीं मिलता है इसलिए दुबले पतले हैं, कुपोषण के शिकार हैं। आज का समय ऐसा आ गया है कि अब मेहनत उतना ज़्यादा रह नहीं गया है किसी भी काम में। खेतों में भी यदि हम देखें, एग्रीकल्चर के काम में भी तो मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आ गया है, जिसके चलते चलते अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए खा तो रहे हैं लेकिन खाने को हम पचा नहीं पा रहे हैं। फैट इतना ज़्यादा हमारी बॉडी में होते जा रहा है कि आगे चल करके हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। अब देश में मोटापा और अधिक वजन, ओवरवेट एंड ओबिसिटी एक बढ़ती हुई चुनौती बन गई है। आप ये नहीं कह सकते कि खाली शहर के लोग ही मोटे होते हैं। आज के समय में गांव में भी मोटापा तेज़ी के साथ में फैल रहा है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। NFHS 5 का यदि हम डेटा उठा करके देखेंगे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर का जो आया था, इसमें भी मोटापे के बारे में बताया गया है। बोला जाता है 2019 से 21 के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक 4 में से एक भारतीय व्यक्ति या महिला, 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। ICMR की रिपोर्ट की बात करें, लैंसेट की रिपोर्ट की बात करें तो देश में 35 करोड़ लोग पेट के मोटापे से, 25 करोड़ लोग सामान्य मोटापे से और 21 करोड़ लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस श्रेणी में आ गए। मतलब पेट का मोटापा 35 करोड़ लोगों में है, 25 करोड़ लोग जनरलाइज्ड ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं और 21 करोड़ ऐसे हैं जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से ग्रसित हैं। हालांकि ये समस्या पर्सनली नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की समस्या है वो मोटा है, तो ये सोशल और हमें संरचनात्मक रूप से भी दिखाई दे रही है। सामाजिक स्वीकृति, अस्वास्थ्यकर हमारा खान पान है, शारीरिक रूप से हम निष्क्रिय हो गए हैं, कामकाज मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानता होना, नीति निर्माण में कमजोरी होना, ये इसकी बढ़ती चुनौती के मूल कारण है। क्या क्या चीज़? सामाजिक स्वीकृति। अब समाज क्या कहता है कि दुबला पतला लड़का मत मांगो, दुबली पतली लड़की मत मांगो, कुछ खाता च नहीं है, इतना दुबला है अभी तक। इसके अलावा तला भुना ज़्यादा खाना, ठीक है, पानी कम पीना, शारीरिक निष्क्रियता, एक्सरसाइज नहीं करना है, योगा व्यायाम कुछ नहीं करना है, गेम्स नहीं खेलना है, ठीक है, मेहनत नहीं करना है। दूसरा चीज़, आर्थिक असमानता भी इसका एक रीज़न माना जाता है और फिर हम नीति निर्माण में पिछड़ जाते हैं, इसलिए सरकार इसको कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाती। अगर मोटापे की समस्या को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसका जो परिणाम है ना, आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसके घातक परिणाम हमको आने वाले टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। सामाजिक स्वीकृति और दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो भारत में मोटापे को एक सामाजिक रूप से सामान्य माना, मतलब वो मोटी दिख रही है तो कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। बेबी की भी बात कर लें, शिशुओं और नवजात का वजन अधिक होना चाहिए, नहीं तो माता को टेंशन होने लगती है, अरे मेरे बच्चे का तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है, 3 किलो 4 किलो वजन बढ़ रहा है, अच्छा हेल्दी है, तो सोचते हैं नहीं, ये गर्व की बात है। वयस्कों में मोटापे को अक्सर समृद्धि का प्रतीक माना जाता। कोई भी यदि कहीं रास्ते में कोई मोटा व्यक्ति चल रहा है तो हमारे माइंड में आ जाता पैसा वाला होगा ये।
तो ये जो चीज़ है स्वास्थ्य संबंधी खतरों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करता है। सेकंड नंबर चीज़ आ जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक और न्यूट्रिशन संबंधी असमानताएं। हालांकि भारत कैलोरी पर्याप्त देश बन चुका है, कैलोरी सफिशिएंट देश बन चुका है, लेकिन संतुलित आहार की उपलब्धता और वहनीयता का मतलब होता है क्या कोई व्यक्ति अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट आई थी 2024 की, जिसमें बोला जा रहा है 78 करोड़ भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं खा सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, जबकि 40% लोग ऐसे हैं जो कि आवश्यक पोषण को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही होता है। अब आप सोचिए, खाने में बोलते हैं कि दूध खाना चाहिए, घी खाओ, दही खाओ, मक्खन खाओ, अंडे खाओ, पैसा भी तो रहना चाहिए, तब तो लोग खरीदेंगे और खाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे खान पान को लेकर के कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। अस्वास्थ्यकर आहार खा रहे हैं, खाद्य उद्योग का प्रभाव तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है, बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको खाली चिप्स और कुरकुरे से काम चला लेते हैं, पेट भर के खाते हैं उसी को। पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 साल में देखा जाए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की जो इंडस्ट्री है, हाई वसा वाले, ज़्यादा से ज़्यादा नमक, ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ रही है, खपत में वृद्धि हो रही है। ये बढ़ता हुआ उपभोग मोटापे की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। भारत में 50% लोग पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, WHO 2024 का कहना है, जिससे ये समस्या और भी ज़्यादा गहराते जा रही है। अब मोटापा और हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मोटापा से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और लीवर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से टेंशन भी होती है। एक चीज़ और है, हमारी बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी को लेकर के कैंसर की जैसी बीमारियां भी बढ़ते जाती हैं मोटापे से। तो कितने सारे रोगों का घर बन जाता है यदि मोटापा कम नहीं होता है, तो आप सोच सकते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, लीवर डिसऑर्डर, लीवर खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट की जो नसें रहती हैं या तो फिर हार्ट में फैट जमा होना चालू कर देता है। आर्थिक प्रभाव की बात करें यदि, ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी 2019 ने डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में मोटापे की जो वार्षिक आर्थिक लागत है, मतलब इस बीमारी से लड़ाई लड़ना है, तो 1800 रुपया प्रति व्यक्ति, मतलब 28.95 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी का 1% है। मतलब 1% जीडीपी का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इससे निपट सकते हैं। यदि आप कंट्रोल नहीं करोगे तो 2030 तक ये लागत बढ़ करके 2000 से 2500 हो जाए, 4500 हो जाए। मतलब 1800 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा करना पड़ेगा, तो ये बढ़ करके 4700 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाएगा। 1% की जगह हमें 1.5% खर्चा करना पड़ेगा जीडीपी का। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसके नीतिगत समाधान हो सकते हैं। मतलब मोटापे से हमें निपटना है, इसके लिए अलग अलग बहुआयामी हम एंगल देखते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक जागरूकता और संवाद होना चाहिए। मोटापे को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता हमें देना चाहिए। सामाजिक संचार और विज्ञान आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, तब जाकर के इसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। थिन फैट इंडियंस हाइपोथेसिस के अनुसार भारतीयों में बीएमआई सामान्य होने के बावजूद भी शरीर में चर्बी अधिक होती है, जिससे वे स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो कदम उठाया जा सकता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में यदि हम चर्चा करें, देखिए
BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये एक मेजरमेंट रहता है जो किसी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर उनके शरीर में फैट का अनुमान लगाता है। मतलब मेरी हाइट कितनी है उस हिसाब से मेरी बॉडी में मेरा वजन कितना है, हाइट के हिसाब से वजन। हाइट के हिसाब से यदि वजन आपका बढ़ रहा है ना, तो समझ जाना आपकी बॉडी में फैट जमा होना चालू हो गया। ये काफ़ी सरल कैलकुलेशन रहता है जो किसी व्यक्ति के वजन को किलो में नापता है और उनकी ऊंचाई को मीटर में नापता है। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टूल रहता है जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए करते हैं कि किसी व्यक्ति का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से लिमिट में है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि डायरेक्ट आप इससे वसा की माप नहीं ले सकते हैं। BMI कैसे करके निकालते हैं? आपका टोटल वजन जैसे कि 60 किलो है, उसमें हाइट को डिवाइड कर देते हैं। इसमें जितनी भी वैल्यू आएगी वो अलग अलग टाइप से हो सकती है, जैसे कि 18.5 से कम मतलब वजन कम, 18.5 से 24.9 के बीच में रहता है तो सामान्य वजन है। 25 से यदि आपका BMI 29.9 पहुंच गया है तो अधिक वजन है। 30 या उससे अधिक पहुंच गया मतलब मोटापा है। तो ये इसकी अलग अलग श्रेणी रहती हैं। 18 से कम है तो कम वजन है, 18 से 25 है तो सामान्य वजन है, 25 से 30 है तो अधिक वजन, 30 हो जाए और उससे अधिक हो जाएगा तो मोटापा की श्रेणी में आ जाते हैं। हमारी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो हेल्दी होना चाहिए। इसका मतलब ये है टाइम टाइम पर हमको एक्सरसाइज करना है, बेटर खान पान में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे कदम हमें अपनाने की ज़रूरत है ताकि आप खुद ही घर बैठे अपना वेट कंट्रोल कर सकें। अर्बन प्लानिंग में सुधार करके पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक पार्कों के लिए सुविधा आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि घर से, जैसे हमारे पास में मोहल्ले में बहुत ही सुंदर गार्डन है, कुछ भी करो आप दिन में परेशान हो जाओगे, शाम को रिलैक्स होने के लिए आप अपने आप घर को छोड़ के उस गार्डन में जाते हैं। मस्त हरा भरा है, फूल हैं। यदि सार्वजनिक इस प्रकार के गार्डन बना दिए जाते हैं तो हम अपने आप वहाँ जाते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ यदि आप जाओगे तो चुपचाप बैठ के नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ करोगे, खेलोगे, कूदोगे या फिर पैदल टहलोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। साइकिलिंग के लिए यदि बहुत अच्छा ट्रैक बना दिया जाए, ट्रैकिंग की व्यवस्था कर दिया जाए, तो अपने आप मन होने लगेगा कि नहीं यार साइकिल चलाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को भी अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों को जन सामान्य करने के लिए और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। आपको बताना है फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी की, कब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्या क्या इसमें प्रावधान है, ये सारी सुविधाएं आपको बताना है। अगले नंबर में हम खान पान की बात करते हैं कि भाई देखिए, आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तले हुए, भुने हुए, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये सब खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फल, सब्जी, सलाद, अंडा, दूध, इन सब को खाइए, आप घर में बना करके खाइए। इसके अलावा खाद्य उद्योग को एथिकल मार्केटिंग के लिए आपको प्रेरित करना है। उनको ये बताओ कि ढेर भर नमक डाल दे रहे हैं, बहुत सारा फैट है आपके खाने में, आपके चिप्स में, कुरकुरे में, तो ये लोगों के लिए खतरनाक है। इसके बाद स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। अब नॉर्मल सर्दी बुखार जुखाम के हिसाब से अपने हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। मोटापा की समस्या है तो ग्रामीण लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार को कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी सरकार को बेटर करना पड़ेगा। हर स्वास्थ्य जांच में वजन और ऊंचाई, कमर की परिधि, इनको अनिवार्य रूप से आप लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद सामने वाले को बताना भी है, थोड़ा सा प्रेरित भी करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आदर्श ऊंचाई 100 रहेगी पुरुषों के लिए और 105 महिलाओं के लिए के आधार पर आदर्श वजन आपको जानना चाहिए। कमर की परिधि, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस की बात करें तो 80 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए और 90 सेंटीमीटर पुरुषों की, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है।
फिर आ जाती है एंटी ओबेसिटी दवाओं और चिकित्सा प्रबंधन की व्यवस्था करना। मोटापे के उपचार के लिए दवाओं का वैज्ञानिक और चिकित्सीय उपयोग किया जाना जरूरी है। अब जो लोग इलाज कर रहे हैं तो उनको मोटापे की कौन कौन से मेथड्स होती हैं इलाज करने की, उनके बारे में उन लोगों को ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद कार्यस्थल और स्कूलों में भी हम सुधार कर सकते हैं, जैसे कि हर ऑफिस में वजन नापने की मशीन रखिए, स्वस्थ वजन पर जागरूकता अभियान चलाइए, पेंटिंग्स होना चाहिए, पोस्टर्स होना चाहिए ऑफिसों में। इसके अलावा स्कूलों में पोषण शिक्षा को बिल्कुल आप अनिवार्य कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, खाली बेसिक चीज़ बताइए उनको, बच्चों को, कि इतनी हाइट है, इतना वजन है, कमर का साइज ये है, मतलब आप मोटापे के शिकार हैं, आपको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। जापान जैसे देशों में जहाँ से हम सीख ले सकते हैं, प्रत्येक स्कूल में डाइटिशियन की नियुक्ति करी जाती है, तो क्या भारत ये कर पाएगा? इसके अलावा बहु मंत्रालय समन्वय और राष्ट्रीय पोषण नीति का पुनर्गठन करने की हमें ज़रूरत है। स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास मंत्रालयों को संपूर्ण पोषण योजना के अंतर्गत इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फीड इंडिया के साथ ही साथ माइंडफुल अंडर फीडिंग और राइटफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन को हमें जोड़ने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि मोटापे की जो समस्या है किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल, आर्थिक और नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। भारत को ओबेसिटी उन्मूलन के लिए समाज, सरकार, हेल्थ सेक्टर, निजी सेक्टर, इन सब को मिलकर के सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। ये भारत के लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित पोषण का शिक्षा दे, प्रभावी नीति लेकर आए ताकि मोटापा मुक्त भारत बन सके। केवल इसी माध्यम से हम एक स्वस्थ, उत्पादक और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली सैक्रेड फॉरेस्ट, मतलब कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं जिनको जनजाति लोग पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट का नाम है ओरांस। पार्टिकुलरली ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोकल कमिटीज़ के लोग इस जगह को, ओरांस को, सैक्रेड फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट भी सामने आया है। दिसंबर 2024 में TN गोदावरम थिरुमप्लाड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि जो सोशियो इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस है ओरांस का लोकल कमिटीज़ के लिए, राजस्थान के लिए, इस चीज़ को उन्होंने मान्यता प्रोवाइड करी एंड पास किया था कुछ प्रोटेक्शनिस्ट ऑर्डर, मतलब संरक्षणवादी उपाय के ऑर्डर प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। इससे क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये लोग बेटर तरीके से अपने अधिकारों के साथ जी पाएंगे। तो दिसंबर 2024 में TN गोदावरम वर्सेस थिरुमप्लाड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में ओरांस के सामाजिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को एक्सेप्ट किया है और उनके संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे क्या होगा, स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना, ये चीज़ इंश्योर हो जाता है। इसके लिए कोर्ट ने ओरांस की प्रबंधन और शासन प्रणाली को फॉर्मल रूप देने की योजना बनाने का अपना सुझाव दिया है। इससे क्या होगा, जैव विविधता संबंधी कानून के अंतर्गत यहाँ के लोकल कमिटीज़ के लोग भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि ये कदम सही इरादे से उठाया गया है, लेकिन इसकी फॉर्मेलिटी से रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा करता है। ओरांस की हम ऐतिहासिक और पारिस्थितिक भूमिका की बात करते हैं। ओरांस वे वन होते हैं, पवित्र वन, जिन्हें स्थानीय समुदायों ने प्राचीन काल से स्थापित किया है, जैसे कि इनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। प्रत्येक ओरांस किसी स्थानीय देवता से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी मूर्ति वहाँ स्थापित कर देते हैं। अधिकांश ओरांस में कुल्हाड़ी से आप पेड़ नहीं काट सकते,
जिसे तोड़ने से देवता के कोप का भय माना जाता है। कोई व्यक्ति यदि इनको काटेगा तो देवता गुस्सा हो जाएंगे और कुछ ना कुछ अनिष्ट उनकी फैमिली में या कुछ भी गलत परिणाम उनको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राजस्थान जैसी जगह में जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लू चलती है, ऐसी जगह में पेड़ पौधों को संरक्षित यदि लोकल कमिटीज़ कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओरांस स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ पारंपरिक जल स्रोतों को बनाए रखने में ये मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भूतल जल प्रवाह को अवरुद्ध करके भूजल स्तर को बढ़ाते हैं। यदि ये नहीं रहेंगे तो पानी सीधे बहते जाएगा, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेगा। राजस्थान के कुछ गांवों में ओरांस को समग्र जल ग्रहण प्रबंधन मतलब वाटर सर्च मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में भी कहना चाहिए संचालित किया जा रहा है। अब इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें फॉर्मेलिटीज़ तो देखने को मिली है। ओरांस को वन घोषित करने का प्रभाव क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ओरांस को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत फॉरेस्ट घोषित करने का आदेश पारित किया। यदि ये वन के अंतर्गत आ जाएंगे तो संरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें छूट दे दी जाती है तो इनका संरक्षण कमज़ोर भी हो जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि वन संरक्षण के नियमों को शिथिल कर देते हैं, जैसे कि जंगलों को गैर वन उद्देश्य मतलब चिड़ियाघर, सफारी और इको टूरिज्म में सरकार बदल सकती है और इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ओरांस को वन घोषित करने से वे भी इन वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए खोले जा सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की परंपरागत पहुंच और स्थानीय समुदाय जो इन लोगों को इनको संरक्षित कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्थानीय समुदायों की क्या आपत्ति है। मई 2024 में डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जाता है कि राजस्थान के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ओरांस को वन घोषित करने के खिलाफ अपनी असहमति दी थी। उनका कहना है यदि ऐसा हो जाएगा तो इससे हमारे पारंपरिक अधिकार हम खो बैठेंगे, हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली जाएंगी। इसको आप कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दीजिए। कोर्ट ने ओरांस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने का सुझाव दिया था। इस कानून से क्या होगा? एक प्रबंधन समिति बनेगी जिसमें राज्य सरकार रहेंगे और वहाँ के लोकल लोग लीडर बन के काम करेंगे, लेकिन इस समिति को केवल एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम ही दिए जाते हैं, ना कि नीति निर्धारण की पावर। इसका मतलब ये हो गया है कि अंतिम कंट्रोल राज्य सरकार के पास होगा, जिससे वर्तमान स्थानीय संस्थानों की भूमिका तो फिर खत्म ही हो जाएगी। क्या मतलब कमेटी बनाने का? फिर तो कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत कॉमन फॉरेस्ट लैंड का दर्जा, ओरांस को कॉमन फॉरेस्ट लैंड घोषित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिससे स्थानीय समुदायों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन ये अधिकार उन्हीं समुदायों को व्यक्तियों को मिलेगा जो इस अधिनियम की पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। कई सारे गांवों में ओरांस को इनफॉर्मल संस्थाएं संचालित करती हैं जो इस अधिनियम की पात्रता पूरी नहीं कर सकती हैं, लेकिन कई सारे ग्रुप्स अपने ओरांस पर पारंपरिक अधिकार खोते जा रहे हैं। इसके बाद हमें समझने की कोशिश करना है कि बेहतर समाधान क्या हो सकता है। बस वही बात है कि कम्युनिटी यदि पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट कर रही है तो आप उनकी बात मानिए। कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेकर के हमें आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को ओरांस के मैनेजमेंट के लिए एक कंप्रहेंसिव नीति बनाने का उद्देश्य से सुझाव दिया है। इस नीति को क्या चीज़ शामिल करने की ज़रूरत है? स्थानीय समुदायों की स्वतंत्रता को ख़त्म नहीं करना है, बढ़ावा देना है। किसी भी केंद्रीकृत सरकारी ढांचे की बजाय सफल सामुदायिक मॉडल को आप यहाँ पर लागू करिए। केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा सफल सामुदायिक मॉडल संरक्षण की पहचान करना और विस्तार देना। कुछ ओरांस पहले से ही स्थानीय समुदायों द्वारा प्रभावी रूप से मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। राज्य और नागरिक, ठीक है,
समाज को इन सफल मॉडलों को अपनाना चाहिए। राज्य सरकार को केवल सहायक भूमिका निभानी है, ना कि पूरा आप इनकी के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। स्थानीय समुदायों और सिविल सोसाइटी के साथ में बातचीत करिए। नीतियाँ स्थानीय समुदाय और नागरिक संगठनों के परामर्श से ही आपको बनाना चाहिए। आप ये सुनिश्चित कर लेंगे जो समुदाय वर्तमान में उड़ान्स को प्रबंधित कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वे अपने अधिकारों से वंचित ना हो, उनके अधिकार हमेशा रहें। वे फॉरवर्ड की बात आ जाती है तो वे फॉरवर्ड की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उड़ान्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन औपचारिकता की प्रक्रिया में पारंपरिक समुदायों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उड़ान्स को वन, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, कॉमन फॉरेस्ट लैंड घोषित करने की बजाय स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित सफल मॉडलों को ही आप अच्छे से लागू करिए। राज्य को सहयोग की भूमिका अदा करना है, ना कि पूरा का पूरा कंट्रोल करने की आपको कोशिश करना है फॉरेस्ट के ऊपर। ये वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अकबर इलाहाबादिया जो कि यूट्यूबर हैं, ठीक है, इन्होंने कोई कंटेंट प्रस्तुत किया था जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई और इनके ऊपर कहना चाहिए बैन लग गया है कि अभी ये कोई कंटेंट नहीं बना पाएंगे, नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसकी सुनवाई चल रही थी, तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या टिप्पणी करी है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनका कहना है कि आप इस प्रकार से ऑनलाइन कोई चीज़ अपने यूट्यूबर्स को दिखा रहे हैं, मतलब दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ ऐसी होना चाहिए कि उसको हर कोई देख सके। एज ए नॉर्मल एडल्ट कोई लड़का अकेला घर में बैठ के नहीं देख रहा है, उसको पूरा फैमिली देख रही है, तो आपकी लैंग्वेज उस हिसाब से होनी चाहिए ना। आप नॉर्मल शब्दों का यूज़ करके किसी को हंसाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम वल्गारिटी, फूहड़ भाषा, अश्लीलता दिखा करके अपना कंटेंटर का वो व्यू बढ़ा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन प्रसारित होने वाले कंटेंट में फूहड़ भाषा और अश्लीलता पर चिंता व्यक्त करी है और सरकार से बोला है कि इसके ऊपर रेगुलेटरी मेजर्स आप लेकर के आइए, लेकिन इसका कहीं गलत फ़ायदा सरकार ना उठा ले, क्योंकि ऑलरेडी से तो वो कंट्रोल करने के चक्कर में ही है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ बोल दी है तो ऐसा ना हो कि उस चीज़ को भी वो ले जिसमें लोग सरकार का क्रिटिसिज्म करें। पता चला उसको भी रेगुलेट करना चालू कर दी है सरकार ने, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का ये केस है, जिन्हें महाराष्ट्र और असम में उनके एक शो में माता पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों के कारण मामला दर्ज करना पड़ा था। अंतरिम सुरक्षा उनको प्रोवाइड करी गई थी। मामले की पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें क्या क्या इशू है इसको लेकर के, तो ऑनलाइन शो और पॉडकास्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और मोरल स्टैंडर्ड्स के बीच संतुलन आप कैसे करके बैठाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक मानक क्या चीज़ है। यदि आप अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये क्या हंसी मजाक कर रहे हो आप, ह्यूमर है क्या ये? याचिकाकर्ता ने क्या बोला है? यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया, बोला कि मेरे ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे मेरी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। 280 कर्मचारी लोग लगे हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला ह्यूमर क्या है, अश्लीलता क्या है, ये आपको कुछ पता है कि नहीं पता है। न्यायालय ने कहा है कि मोरल स्टैंडर्ड को भी तो आपको ध्यान में रखना है ना, लेकिन सेंसरशिप लागू नहीं की जाएगी। अदालत का उद्देश्य था हेल्दी डिबेट को बढ़ावा देना और फ्री स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपका लग सकता है। कोर्ट ने अलग अलग प्रकार की टिप्पणी दी थी, जैसे कि हंसी मजाक और अश्लीलता दोनों में बहुत अंतर होता है।
हास्य तो एक कला होती है, ह्यूमर तो एक कला होती है। हास्य ऐसा होना चाहिए, हंसी मजाक ऐसा होना चाहिए कि पूरा फैमिली एक साथ में बैठ करके देख लेगा आपकी चीज़ को और उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। सामान्य शब्दों का प्रयोग करके आपको हंसी मजाक पैदा करना है, ये वास्तविक टैलेंट होता है। वहीं सरकार की भूमिका को लेकर के क्या बोलेंगे, सॉलिसिटर जनरल में तुषार मेहता प्रस्तुत हुए थे सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार इस पर रेगुलेटरी उपाय पर विचार करेगी। इसके अलावा सरकार को भविष्य की पीढ़ी पोस्टरिटी के लिए एक उचित रेगुलेशन लाना चाहिए, ऐसा तुषार मेहता का कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में कहना चाहिए। रेगुलेट करने की बात आ रही है यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंटर्स को। ये जो निर्णय आया है सीधे सीधे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस और वेब शो निर्माताओं को प्रभावित करने वाला है। इससे क्लियर हो जाता है कि आर्टिकल 19A के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, तब जा कर के वो मिलेगा। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, वो ऑस्कर अवार्ड 2025 से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। ऑस्कर अवार्ड विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये अमेरिकी फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा में कला और संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के हिसाब से और फिल्म उद्योग से संबंधित प्रश्नों के हिसाब से ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल लॉस एंजलिस में पहला ऑस्कर समारोह आयोजित किया गया था। किसने इसको स्थापित किया था? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की तरफ से। पहला विजेता कौन था? विंग्स 1927 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पहला ऑस्कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? सिनेमा जगत में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। क्या चीज़ दिया जाता है? एक गोल्डन ट्रॉफी देते हैं जिसे ऑस्कर स्टैचू बोलते हैं, जो 13.5 इंच लंबी और 4 किलोग्राम वजनी होती है। ऑस्कर की अलग अलग श्रेणियां रहती हैं। मेजर कैटेगरी कम से भी कम, जैसे कि बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले। मतलब मेजर कैटेगरी 8 है। टेक्निकल कैटेगरी में भी दिया जाता है, जैसे कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड डिज़ाइन, बेस्ट विजुअल इफेक्ट। म्यूजिक के अंतर्गत बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड इंटरनेशनल एंड डॉक्यूमेंट्री को भी ये प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। इंडिया की यदि हम बात करें तो अभी तक काफ़ी लोग हैं जो कि इसको जीत चुके हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म सत्यजीत रे थी। सबसे शुरू में 1983 में इसको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। ऑनररी ऑस्कर इसको मिला था। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए 2009 में रेसुल पुकुट्टी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत स्लम डॉग मिलेनियर। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा था? जय हो को मिला था AR रहमान को 2009 में। वहीं यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म की, तो गुनीत मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स, काफ़ी अच्छी ये शॉर्ट मूवी थी जिसको मैं देखा था। इसमें रिलेशन बताया जाता है कि हाथियों के साथ में जो रहने वाला व्यक्ति रहता है वो कैसे करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता, दोनों के बीच में कैसे संवाद होता है। इसके बाद 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था RRR मूवी के लिए। MM किरवानी M चंद्रबोस को मिला था ये। नॉमिनेट बहुत सारी मूवीज़ हुई, जैसे मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, लेकिन जीत बहुत कम पाई है। अब हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं। ठीक है। इसमें बताया जाता है कि भाई 2025
के लिए किसको किसको ये दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि अभी 97वें नंबर का एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। कहाँ पर? हॉलीवुड में, संडे के दिन। इसको अपन देख लेते हैं। सिनेमेटोग्राफी के लिए ब्रूचालिस्ट लॉल क्राउली, प्रोडक्शन डिजाइन के लिए विग्ड नेथन क्रॉली, सेट डेकोरेशन के लिए ली सैंडल्स, डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए नो अदर लैंड, एंड साउंड के हिसाब से देखा गया है तो किसको दिया गया है? ड्यून मूवी है, पार्ट 2, जॉन किंग एंड ब्रैडलेट हैम्फिल्ड। एनिमेटेड फीचर्स फ्लो की यदि हम बात करें तो वो है एनिमेटेड फीचर्स के लिए फ्लो मूवी। अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए कॉन्क्लेव को मिला है ओरिजिनल सॉन्ग इल माल, एमिलिया परेज, ड्यूकोल कैमिला ओडार्ड। कस्टम डिजाइन के लिए देखें तो विग्ड मूवी को मिला है इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म के लिए आई एम स्टिल हियर, ब्राज़ील को। एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की बात करें तो द ओनली गर्ल्स इन ऑर्केस्ट्रा। सपोर्टिंग एक्टर किरेन कुल्किन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सेलेडाना, एमिलिया परेज, एरियल पैन के लिए इनको मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म का नाम है अनोरा माइकी मेडसन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सीन बेकर, अनोरा के लिए ही। और सबसे बेस्ट एक्टर हैं एंड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिकी मेडिसन, अनोरा मूवी के लिए। तो ये सब हैं जो थोड़ी से हमारे लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं यदि हम ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें तो अनोरा को ही मिला है। एडिटिंग के लिए भी अनोरा को ही मिला है। ओरिजिनल स्कोर ब्रूटलिस्ट डैनियल ब्लूमबर्ग को मिला है। और बेस्ट एक्टर हैं सीन बेकर एंड अनोरा। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत की तरफ से सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 लॉन्च किया गया है। कैसे करके हम सस्टेनेबल हमारी जो सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस दिशा में एक बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया। भारत ने सोमवार के दिन सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 की शुरुआत करी है, जो कि एक बहुत सारे देशों का एक गठबंधन है, बहुराष्ट्रीय गठबंधन, मल्टीनेशनल ग्रुप है। इसका उद्देश्य है शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान को साझा करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिकुलरली शहरी क्षेत्र का सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। C3 एक महत्वपूर्ण मंच है। ये जो मंच है पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर और शोधकर्ता, विकास भागीदारों को एक साथ में लाता है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिसोर्स एफिशिएंसी से जुड़े टिकाऊ समाधानों पर चर्चा करेगा और इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा। रीयूज एंड रिसाइकिल सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश में क्या बोला? भारत प्रो प्लानेट पीपुल दृष्टिकोण का पालन करता है। हम वर्ल्ड लेवल पर इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल सिद्धांत के ऊपर फोकस किया था। साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया। इसी के माध्यम से हमें शहरी विकास करना है। हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उनको दक्ष तरीके से यूज़ करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभव और सीखों को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि C3 गठबंधन की संरचना और संचालन ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। CITIIS 2.0 सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत कुछ MOU हुए हैं। इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान सिटीज़ 2.0 मतलब सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन पहल के तहत एक MOU भी हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करी है कि 1800 करोड़ मूल्य के समझौते किए जाएंगे। इससे 18 राज्यों के 18 शहरों को 14 राज्य शामिल हैं, 18 शहर शामिल हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए ये जागरूक करने का काम करेगा। पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान, रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की हम पृष्ठभूमि की बात करें।
रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक की स्थापना 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। एशिया प्रशांत क्षेत्र में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, संसाधनों की कमी और वेस्ट जनरेशन के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उसी से हम इसको निपटेंगे। हनोई 3R डिक्लेरेशन आया था 2013-2023 में। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी हनोई 3R घोषणा 2013-2023 के बीच में, जिसमें 33 वॉल्यूंटरी गोल्स निर्धारित किए गए थे। इससे क्या होगा, हमारे जो संसाधन हैं उनको हम बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें फोकस करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ वेस्ट पड़ी ना रहे, उसको रिसाइकिल रीयूज़ हम करें।